न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस में। आतंकी कश्मीर में घूम रहे सांसद दुनिया भर में, कांग्रेस का पीएम मोदी पर करारा प्रहार। पाक को बेनकाब करने जापान UAE पहुंचा भारत का डेलीगेशन। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान दो हिस्से एक जान। मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचाने के बाद सूर्या ने सुनाया खास किस्सा। पाकिस्तान के सिरहाने पर दहाड़े। तो खबरें विस्तार से। आतंकी कश्मीर में घूम रहे हैं सांसद दुनिया भर में, कांग्रेस का पीएम मोदी पर करारा प्रहार। एक तरफ एक एक करके सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार 2 विदेश दौरे पर भेजे जा रहे डेलीगेशन और पीएम मोदी को लेकर फिर एक बड़ा बयान दिया है। इस बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता आतंकियों को पकड़ना होनी चाहिए, न कि सांसदों को। दूसरे जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकी घूम रहे हैं और हमारे सभी सांसद दुनिया भर में। जयराम रमेश ने कहा है कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि जिन्होंने पहलगाम में 22 अप्रैल को क्रूर आतंकी हमला किया था, वो पहले भी आतंकी हमले कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 18 महीनों में हुए 3 अन्य आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार थे। दिसंबर 2023 में पुंछ में एक हमला हुआ था, उसमें भी यही लोग शामिल थे। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ इशारा करते हुए जोर देकर कहा है कि आतंकवादियों को तो पकड़िए, आपकी प्राथमिकता वह है, सांसदों को विदेश भेजना आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह बात सच है कि इसी सूत्रधार पाकिस्तान है, उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर किया और अचानक अमेरिका के दबाव में आकर रोक दिया। क्या कहेंगे आप? आज जो है टोक्यो भी पहुंच गया एक डेलीगेशन। देखिए, एक तरफ हम डेलीगेशन भेज रहे हैं और ये एक बात समझ लीजिएगा, कई सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, क्रूर आतंकी हमला करवाया था 22 अप्रैल को, ये पहले भी आतंकी हमले किए हुए थे। पिछले 18 महीने में 3 और आतंकी हमले में ये जिम्मेदार थे। दिसंबर 2023 में पुंछ में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें यही लोग शामिल थे। उसके बाद में अक्टूबर 2024 को गांदरबल में गगनगीर में एक हमला हुआ था, उसमें ये लोग शामिल थे। उसी महीने अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग में, आपको याद होगा, आतंकी हमला हुआ था। सेना के जवान मारे गए, सेना के अफसर मारे गए, नागरिक मारे गए, नॉन लोकल मारे गए। और अभी ये चौथा आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, क्रूर आतंकवाद हमला हुआ। यही लोग तो जिम्मेदार थे, पर ये लोग भटक रहे हैं कश्मीर में, जम्मू में, और जहां पहले आतंकी हमले नहीं हुए थे अभी हो रहे हैं। और हमारे सारे सांसद जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में, 30-32 देशों में घूम रहे हैं। आतंकवादियों को तो पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए, वो तो आपकी प्राथमिकता वो है। प्राथमिकता सांसदों को भेजने की नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात सही है, सूत्रधार पाकिस्तान है, आपके उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू की और अचानक रोक दी, अमेरिका के दबाव के कारण आपने रोक दी। पर जो आतंकी हमलों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, जो पहले पुंछ में, गांदरबल में, गुलमर्ग में आतंकी हमले किए थे, वो आज भी घूम रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल जब हम उठाते हैं, इसका जवाब कौन देगा? संसद के अंदर हमें उठाना चाहिए, पर संसद तो बुलाया नहीं जाता। सर्वदलीय बैठक में ऐसे सवाल हम करेंगे, प्रधानमंत्री तो होते नहीं, प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं देंगे। 11 दिन में 8 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया है। ये 8 बार उन्होंने कहा है 11 दिन में। और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं, हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, उसका खंडन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से नहीं आता है, उसका खंडन विदेश मंत्री से नहीं आता है।
सब लोग चुप हैं। और हमेशा सभी मौकों पर वॉशिंगटन में कहा, रियाद में कहा, कतर में कहा, फॉक्स न्यूज को कहा, कल साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत हो रही थी, उस बातचीत के अंदर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने फिर से ये बात उठाई। 8 बार मैंने गिना है 11 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने लुभाया है, धमकाया है और ये युद्ध विराम करवाया है। और प्रशंसा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, प्रशंसा करते हैं शहबाज शरीफ जी का। भारत यानी कि भारत और पाकिस्तान अभी एक हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में है। भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करवाया था, अहमदाबाद ले गए थे कोविड के पहले। इतनी प्रशंसा करते थे राष्ट्रपति ट्रंप की। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड कहा करते थे। अभी माय फ्रेंड कहते हैं कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका 4 दिन में। सारा देश हैरान हो गया, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रुक गया, कैसे रुका, किसने रुकवाया? प्रधानमंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो चुप है, विदेश मंत्री तो बोलते नहीं है। हालांकि आपको मैं कहना चाहता हूं, पिछले 5 महीने में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं है हमारे देश में। 5 महीने हो गए हैं। पर किसी ने मुझे पूछा क्या इसका असर होता है क्या, तो मैंने कहा राजदूत की क्या जरूरत है, हमारे विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के लिए राजदूत की क्या जरूरत पड़ती है जब हमारे विदेश मंत्री हैं? तो क्यों चुप है विदेश मंत्री? जब जो अमेरिकी विदेश मंत्री बोलते हैं, जब राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं, उनको फ्रंट रो में बिठाया गया था, याद है? ये दावा किया गया, मुझे एक विशेष स्थान दिया गया जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था वॉशिंगटन में 20 जनवरी को। वो सब क्या हुआ? तो सवाल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने तो ध्यान हटा दिया ना इन सवाल जब हम करते हैं। अभी कहेंगे हम डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन भेज रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाक को बेनकाब करने जापान यूएई पहुंचा भारत का डेलीगेशन। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत से जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय डेलीगेशन जापान पहुंचा। वही शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक डेलीगेशन यूएई के अबू धाबी पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो डेलीगेशन गए हैं या जाने वाले हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट दिए गए। पहले सेट में यात्रा कार्यक्रम है कि कब कहां जाना और पहुंचना है, किससे मिलना है और किस किस समूह से मिलना है। वही दूसरे सेट में बातचीत के क्या क्या मुद्दे हैं और उस पर क्या क्या बोलना है। तीसरा सेट जो है पाकिस्तान के आतंकवाद के कारनामों की फहरिस्त है। ये वो डोजियर है जिसमें बताया गया है कि किस तरह और कहां कहां पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। वही किस तरह से पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर समेत भारत के अलग अलग राज्यों में अपने यहाँ ट्रेनिंग पाए आतंकियों को भेजकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उसकी विस्तृत जानकारी और जांच रिपोर्ट भी है, जिसमें इन आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ साबित हुआ है। देशों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान के आतंकवाद को बेनकाब किया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जिसमें दुनिया में, हम दुनिया को ये बताएंगे कि पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू पर तौलना ठीक नहीं है। दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेकर आतंकवादियों को पालने और पोसने वाले देश को आइसोलेट करना जरूरी है। दुनिया को ये भी बताएंगे कि ये सोच भी ठीक नहीं है कि अगर उनके देश में होता है तो आतंकवाद है, भारत में होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। हम पहलगाम से लेकर सीज फायर तक सारे इंसिडेंट्स को विद प्रूफ दुनिया के मंच पर रखेंगे। थैंक यू सो मच। देशों में जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बाकी देश हैं उनको अवगत कराया जाएगा, किस प्रकार से काउंटर टेररिज्म की जरूरत है, सिंधु जल नीति और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना।
और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में, वो सब तो कुछ बचा नहीं। सर, महबूब मुफ्ती कह रहे हैं कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये और पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या कह रही है तो उनको तो रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। कब करना चाहिए ये सरकार और तय करती है, कब कहाँ किसको भेजना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें सरकार बेस्ट है जो डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने और देश ने इस मुद्दा पर बिल्कुल एक है, अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं, और दुनिया को ये भी बताना कि इन सब मुद्दा पर पूरा का पूरा देश और हर एक पार्टी एक साथ खड़ी है। थैंक यू सो मच सर। जी, हम लोगों का डेलीगेशन टोक्यो में महात्मा गांधी जी के स्टैचू पे हम लोगों ने फूल चढ़ाया है। यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने वैष्णव जन भी यहाँ गाया, और इसके बाद हमारे डेलीगेशन का शुरुआत हमने यहीं से करी है। और इसके बाद हमारे डेलीगेशन आज विभिन्न जो यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, यहाँ के जो थिंक टैंक हैं, उनसे अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं। और उसमें खास करके जो 2-3 स्टैंड है जो भारत सरकार का या प्रधानमंत्री जी का, और खास करके जो एक न्यू नॉर्मल है, या जो सबसे बड़ी बात है कैसे पाकिस्तान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं टेररिस्ट और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, जो उसको प्रमोट करता है, फंड करता है, ट्रेन करता है, तो वो जानकारी है। लेकिन ये क्लैरिटी होना कि भाई अब जो भी घटना हुआ पहलगांव में, उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड रहा है कि हम अब जो टेररिस्ट को जहां से ये सोर्स है, उस सोर्स को ख़त्म करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और ये एक पर्पस है। और देश ने बहुत सहा है, और जो 9 जो टेररिस्ट जहां से ट्रेनिंग होता था उसको हम लोगों ने डिसमेंटल किया। और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है कि कोई सिविलियन, कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस समय ये नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो टेररिस्ट कैंप था उसको हम लोगों ने जा करके उसको हिट किया जा करके, और उसमें बहुत सारे आतंकवादी थे। नॉर्मली सब अवेयर है कि पाकिस्तान ही प्रमोट करता है, क्योंकि सारे टेररिस्ट फाइनली वहीं जाके मिलते हैं। बिन लादेन वहीं जाके मिला, पूरा दुनिया में और कहीं नहीं मिला, वहीं जाकर के मिला। ये तो सब जानते हैं कि वो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म वहाँ का। तो इसको सेंसिटाइज करना, और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके बारे में बताना। न्यू नॉर्मल जो है कि इंडिया में अब चीज़ें, जब टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होगा, तो इंडिया अपने हिसाब से उसका जवाब देगा। ये सब चीज़ें हम लोग ब्रीफ करेंगे। एम्बेसडर से भी आज आपकी मीटिंग हुई, क्या डिस्कस हुआ उस मीटिंग में? एक हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने एम्बेसी में एम्बेसडर के साथ बैठ करके, जो हम लोग का अगला 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम है, उसमें अलग अलग किन लोगों से मिलना है, क्या होना है, उसमें ये एक डिस्कशन उनके साथ हुआ है। लेकिन जो देख रहे हैं, जो लोगों से बात भी हो रही है, तो ये एक लोगों में जरूर है कि जो इंडिया का स्टैंड है जो टेररिज्म को लेकर के, उसको एक बड़ा सपोर्ट है लोगों का, और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहे, ये अक्रॉस सब लोग मानते हैं। अब लार्जर चीज इशू ये हम लोगों को ये करना है कि सारा कुछ वहाँ के, और खास करके जो उनके जो आर्मी चीफ है, तो उसको तो अभी कुछ और बना दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। जिस एक वीक पहले जिस हिसाब का लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, तो वही तो लॉन्च पैड था पहलगांव का। कोई स्क्रिप्ट को सुने, किस भाषा में उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बताया है, और कैसे जो एक जो सोसाइटी का एक वो होता है, तो अगर एक आर्मी चीफ का ये भाषा होगा, तो इमेजिन किस तरह का सोसाइटी को उन लोगों ने बना करके रखा हो, किस तरह का वहाँ पर सरकार, आर्मी मिल करके पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है चीज़ों को।
तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा मूव है कि दुनिया भर में सेंसिटाइज करना भारत के स्टैंड। You to go back a bit, all of you. पीछे जाइए थोड़ा पीछे। These cameras, you iPhones are. So I said, well, that's something phenomenal to this part of the world. So we are happy to have them, and we are looking forward. यहाँ तो उससे का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ तो नेशनलिटी मिलते हैं। It looks like you have a very busy schedule for the next 2 days. Indian neighbors are joining the festival. Yeah, we are getting बढ़ते अगली खबर की ओर। शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान दो हिस्से एक जान। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि गुलाम अहमद मीर और विजय वडेट्टीवार द्वारा भेजे गए ड्रोन से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी डीजी ISPR की तरह व्यवहार कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के लिए कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और प्रभावशाली लोगों की दुकानें बंद हो गई। वे दुनिया को यह क्यों नहीं बताते कि 26/11 के बाद उन्होंने क्या बड़े कदम उठाए। सेना का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मानो कांग्रेस और पाकिस्तान दो हिस्से एक जान। कांग्रेस स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को अपने नैरेटिव को फैलाने में मदद कर रही है। कांग्रेस पाकिस्तान के इस भ्रम को साझा करती है कि पाकिस्तानी सेना जीत गई। मीर साहब और अभी विजय वडेट्टीवार जी ने जो इनकमिंग ड्रोन भेजा है, उससे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह कम और DG ISPR की तरह ज्यादा बोल रही है। जब से ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर की दुकान बंद हो गई है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने आप पर जिम्मेदारी ली है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली कंटेंट क्रिएट करके कैसे देना है। और इसीलिए जिस प्रकार का वक्तव्य कल हमने देखा है कि खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट कार्रवाई थी, इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद आज गुलाम मीर कहते हैं कि ये तो थोड़ी सी एक्टिविटी की गई। 9 आतंकी कैंपों को तबाह करना, 11 मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक करना, 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारना, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स को मौत के घाट उतारना और एक न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर मारना और नया डॉक्ट्रिन, नया नॉर्मल स्थापित करना,
ये तो कांग्रेस के लिए छुटपुट है, थोड़ी सी एक्टिविटी है। तो 26/11 के बाद आपने जो किया था बड़ा कार्यवाही, वो जरा बता दीजिए देश को। और ऑपरेशन सिंदूर या सेना का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। मानो कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान, बोले एक ही जुबान, क्योंकि कांग्रेस माने पाकिस्तान ही मेरा भाईजान। जिस प्रकार से अभी विजय वड़त्तीवार का भी बयान आया है कि विजय वड़त्तीवार बोलते हैं कि पाकिस्तान को तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, जो नुकसान हुआ है वो भारत की सैन्य शक्ति को हुआ। अब ये क्लियर हो चुका है कि ये ना संयोग है ना प्रयोग है, ये सीधे सीधे पाकिस्तानी नैरेटिव को बल देने का सहयोग है, असिस्टेंस है। ऑफिशियली जो डीजी आईएसपीआर काम करता है वो कांग्रेस पार्टी करने लगी है, क्योंकि देखिए दोनों जगहों पर, दोनों एंटिटीज में कितनी सिमिलैरिटी है। पाकिस्तान भी डेल्यूजन में है कि उसको जीत मिली है, और कांग्रेस पार्टी भी इसी डेल्यूजन में है कि पाकिस्तान की सेना को जीत मिली है। पाकिस्तान भी डिसेप्शन फैलाता है डिल्यूजन में रहने के बाद, और कांग्रेस पार्टी भी सेना के विषय में डिसेप्शन फैलाती है जानबूझकर। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेना का अपमान यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान? क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला था। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करना और सबूत मांगने का काम कांग्रेस ने किया था। चील कौवे मरे बोला था। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलना, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो कारगिल विजय दिवस 5 वर्षों तक सेलिब्रेट ही नहीं किया था, 2004 से 9 तक। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी विरोध में उतरते उतरते, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश की सेना शक्ति का भी अपमान करेगी और उसके विरोध में उतरेगी? 2 दिन पहले हमने देखा कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए ने भी एक बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ था। आज मैं पूछना चाहता हूं कि बार बार पाकिस्तान को पहले क्लीन चिट देना पहलगाम के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने किया, सिद्धरमैया ने किया, थिमैया ने किया, फिर उसके बाद किस प्रकार से सेना के मनोबल पर चोट करना। अजय राय गंगा किनारे बैठे हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर जब रफाल लैंड कर रहे थे तब खिलौने से खिलवाड़ कर रहे थे। चन्नी जी ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक को मैं नहीं मानता, जितना सबूत दे दो। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उदित राज ने बोला सिंदूर नाम क्यों रखा, सिंदूर के अंदर किस प्रकार से आतंकी मरे, इसका प्रमाण हुसैन दलवाई से लेकर इमरान मसूद ने मांगा। खड़गे जी ने तो छुटपुट बोल ही दिया है, थोड़ी सी एक्टिविटी भी बोल दी गई है। और ये विजय वड़त्तीवार सीरियल ऑफेंडर है। मित्रों, आपको याद होगा 4-5 दिन पहले विजय वड़त्तीवार ने ही यह बयान दिया था कि पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन्होंने धर्म नहीं चेक किया था। मतलब उस समय वो इस्लामिक जिहाद की लीपापोती कर रहे थे। आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने उसकी सेना को जिस प्रकार की कुटाई मिली है उसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं। ये वही विजय वड़त्तीवार है जिन्होंने 26/11 के बाद, नोट कीजिए महाराष्ट्र के लोग, उद्धव सेना के लोग, 26/11 के बाद इसी विजय वड़त्तीवार ने कसाब को क्लीन चिट देते हुए कहा कि कसाब ने करकरे साहब को नहीं मारा है, ये तो महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने मारा है। और आज वही विजय वड़त्तीवार फिर से एक बार ये लाइन ले रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत की सेना शक्ति को नुकसान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। मित्रों, एक चीज आपने नोट की होगी, पूरी दुनिया में जिस प्रकार का सुपीरियर एयर डिफेंस सिस्टम भारत का रहा है, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो आकाश हो, आकाश तीर हो, चाहे वो हमारे आर्टिलरी गन्स हो, चाहे वो हमारे अलग अलग एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। हमारी कैपेबिलिटीज जो एयर अटैक की रही है उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है कि कैसे नूर खान बेस हो या रहीम यार खान बेस हो, शहबाज शरीफ ने भी माना कि नूर खान बेस पे क्या हुआ। और ऐसे समय पर जब चाइना के गुड्स, चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट, चाइना के रडार, इसको कोई पूछ नहीं रहा, उनके शेयर गिर गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी अगर जेन जी की भाषा में बोले तो ये चाइना और पाकिस्तान पगलू क्यों बन चुकी है। और पाकिस्तान और चाइना पगलू बनते हुए जिस प्रकार की लगातार भाषा वो सेना के मनोबल को चोट करने के लिए बोल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों आप
सेना का करते हो अपमान और बोलते हो पाकिस्तान। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचाने के बाद सूर्या ने सुनाया खास किस्से। बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने कमाल की जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह बना ली है। इस मुकाबले में एमआई के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर किया। मैच खत्म होने के बाद मुंबई में तेज बारिश शुरू हो गई। सूर्य कुमार यादव छाता लेकर प्रेजेंटेशन में आए। उन्होंने कहा, 13 मैच खेले जा चुके हैं। मेरी पत्नी ने आज मुझे एक कहानी सुनाई। ऐसा है कि आपने प्लेयर ऑफ द मैच को छोड़कर सभी अवार्ड जीत लिए हैं, इसलिए यह अवार्ड बहुत खास है। यह पारी टीम के लिहाज से भी बहुत खास है और यह ट्रॉफी देविशा शेट्टी के नाम है। जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य ने अब तक आईपीएल में खेली गई 13 पारियों में 583 रन बनाए हैं। वह टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। फिलहाल ऑरेंज कैंप साई सुदर्शन के पास है, जो सूर्य से सिर्फ 34 रन आगे है। वहीं भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक बार फिर डर का माहौल बना हुआ है। इन्हीं में से एक नीता अंबानी भी हैं, जो अपने मुंबई टीम की खिलाड़ियों को भी कोरोना से बचाने की कोशिश में जुट गई। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह जसप्रीत बुमराह से हाथ मिलाने से पहले उन्हें सैनिटाइजर। I'm the only one without one. Come along, Sky. Come quickly. Okay, we'll give you another mic. Well caught. Right, tell me. Okay, we'll do that. Hi, here we are. You said at the break that you were waiting to play an innings like this. From a batter's perspective, tell me why. I think it's been 13 games now. My wife told me a sweet story today. It's like she said you've got all the awards except man of the match. So I think this award is really special today. I mean, from team's point of view, this knock was important, and also this trophy is for her. So I feel it was very important for me to play till the end. बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के सिरहाने पर दहाड़े पीएम। राजस्थान के पलाना से पीएम मोदी ने दहाड़ते हुए आतंक के आका यानी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, बहनों का सिंदूर उजाड़ा, जिसके बाद दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद बनते देखा। उन्होंने कहा है कि हमने 22 मिनट में आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत के निर्माण का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही यहां 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सगळाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी मदन राठौड़ जी, अन्य सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी यहां इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं।
मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम मालगाड़ियों के लिए अलग से
स्पेशल पटरियां, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम भी तेजी से पूरा कर रहे हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी, विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। जैसे राजस्थान के मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर महान राजस्थानी कला संस्कृति के दर्शन होंगी। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर और मधुबनी चित्रकला को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा रेलवे स्टेशन पर आपको भगवान राम की आभा का एहसास होगा। श्रीरंगम स्टेशन का डिजाइन भगवान श्री रंगनाथ स्वामी जी के मंदिर से प्रेरित है। गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़राय जी से प्रेरित है। तिरुवन्नामलई स्टेशन द्राविड़ वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। बेगमपट स्टेशन पर आपको काकतीय साम्राज्य के समय का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी हर अमृत स्टेशन पर आपको भारत की हजारों साल पुरानी विरासत के दर्शन भी होंगे। ये स्टेशन हर राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के माध्यम बनेंगे, नौजवानों को रोजगार के नए मौके देंगे और मैं उन शहर के नागरिकों को, रेलवे में यात्रा करने वाले पैसेंजर से प्रार्थना करूंगा, ये सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। कभी भी वहां गंदगी न हो, इस संपत्ति का नुकसान न हो, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पैसा सरकार खर्च करती है, वो रोजगार भी बनाता है, व्यापार कारोबार भी बढ़ाता है। जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा मजदूर की जेब में जा रहा है, ये दुकानदार को मिल रहा है, दुकान और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को मिल रहा है। रेत, बजरी, सीमेंट, ये सारी चीजें ढोने वाले ट्रक, टेम्पो चलाने वालों को भी इससे फायदा होता है। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर अनेक गुना और फायदे होते हैं। किसान की उपज कम कीमत में बाजार तक पहुंचती है, वेस्टेज कम होती है,
जहां सड़कें अच्छी होती हैं, नई ट्रेनें पहुंचती हैं, वहां नए उद्योग लगते हैं, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाले पैसे से हर परिवार का, खास तौर पर हमारे नौजवानों का सबसे अधिक फायदा होता है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है, उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं, बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 2014 से पहले की तुलना में 15 गुना अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से मुंबई के लिए एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज ही कई इलाकों में स्वास्थ्य, जल और बिजली से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य है हमारे राजस्थान के शहर हो या गांव तेजी से उन्नति की ओर बढ़ सके, राजस्थान के युवाओं को उनके शहर में ही अच्छे अवसर मिल सके। साथियों, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए भी डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहां भजनलाल जी की सरकार ने नई औद्योगिक नीतियां जारी की है। बीकानेर को भी इन नई नीतियों का लाभ मिलेगा। और आप तो जानते हैं, जब बीकानेर की बात आती है तो बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्व भर में अपनी पहचान बनाएगी भी और बढ़ाएगी भी। राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। इससे राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनेगा। अमृतसर से जामनगर तक जो 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर से गुजर रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी राजस्थान में लगभग पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी का ये अभियान राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, राजस्थान में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना से राजस्थान के 40,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इससे लोगों का बिजली बिल 0 हुआ है और लोगों को
सोलर बिजली पैदा करके कमाई का नया रास्ता भी मिला है। आज यहां बिजली से जुड़े कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनसे भी राजस्थान को और ज्यादा बिजली मिलेगी। बिजली का बढ़ता उत्पादन भी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है। साथियों, राजस्थान की ये भूमि रेत के मैदान में हरियाली लाने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की भूमि है। हमारे लिए पानी का क्या महत्व है, यह इस क्षेत्र से बेहतर भला कौन जानता है। हमारे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिम राजस्थान के ऐसे अनेक क्षेत्रों के विकास में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए एक तरफ हम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं और साथ ही नदियों को जोड़ रहे हैं। पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से राजस्थान के अनेक जिलों को लाभ होगा। यहां की धरती, यहां के किसानों को फायदा होगा। साथियों, राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तारीख के हमले के जवाब में हमने
22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, चूरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है।
का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे।
उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। साथियों, पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की, और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भाई और बहनों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सुरक्षा और समृद्धि दोनों जरूरी है। ये तभी संभव है जब भारत का कोना कोना मजबूत होगा। आज का ये कार्यक्रम भारत के संतुलित विकास का, भारत के तेज विकास का उत्तम उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस वीर धरा से सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीएमसी नेता के इशारे पर हुई थी मुर्शिदाबाद हिंसा। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया धब्बा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला। भाजपा ने ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल को राजनीति पर धब्बा बताया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा टीएमसी के एक स्थानीय नेता महमूद आलम के इशारे पर हुई थी और पुलिस और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। त्रिवेदी ने सीएम ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि वर्तमान समय में देश में जिस तरह खास प्रकार की राजनीति चल रही है उसे लेकर ऐसा दिखाई पड़ता है कि वह देश की आंतरिक सुरक्षा और ढांचे को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी क्रूरता अपने पूरे क्रूर रूप में सामने आ गई। वर्तमान समय में देश में जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति चल रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए किसी भी कीमत तक जाकर कमर कसे हुए दिखाई पड़ती है, उसकी एक वानगी जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं, आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे। अर्थात
एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेज थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing।
तो ममता जी ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता। और आगे लिखा है द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड। बढ़ती अगली खबर की ओर। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट, बोले ट्रेड डील से घटा है तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना दावा एक बार फिर दोहराते हुए कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को व्यापार के माध्यम से सुलझाया है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक के दौरान ओवल ऑफिस में कहा कि अगर आप देखें कि हमने पाकिस्तान और भारत के साथ क्या किया, हमने उस पूरे मामले को सुलझा दिया और मुझे लगता है कि मैंने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बड़ा सौदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे यह कहने में नफरत हो रही है कि एक तरफ हमने ये मुद्दा सुलझाया, लेकिन 2 दिन बाद कुछ हुआ और उन्होंने कहा कि यह ट्रंप की गलती है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरीन लोग और कुछ वाकई अच्छे और महान नेता हैं, लेकिन भारत उनका दोस्त है। इस पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने जवाब दिया, मोदी साझा दोस्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में मदद की। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. And I called them both, and we just did something good. We're trying to settle Russia, Ukraine. We spoke with President Putin for 2.5 hours the day before yesterday. I think we made a lot of progress, but that's a bloodbath. 5,000 people are being killed a week, 5,000 soldiers a week, not including people in cities and towns that are also being killed. So we're trying to help. And it doesn't affect us. It's not our people. It's not our soldiers. It's Ukraine and it's Russia. But if we can save 5,000 souls, we'll do it. You know, we're pretty good at it. But that's a bad situation. That is a really bad situation. बढ़ते अगली खबर क्या? फिर गिरा शेयर बाजार, रुपयों का सीमित रहा कारोबार। गुरुवार के दिन शेयर बाजार का कारोबार काफी मंद नजर आ रहा है। आज प्री ओपनिंग सेशन में बाजार लाल निशान पर खुला था। घरेलू बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांकों में आज गिरावट दिखाई दे रही। साथ ही मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का कारोबार सीमित रहा। बीएसई का सेंसेक्स आज प्री ओपनिंग सेशन में 578.3 अंक की गिरावट के साथ 81,18,000.33
अंक पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का निफ्टी भी आज 203.45 अंक फिसलकर 24,610 अंक पर कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ देर बाद ही इन दोनों सूचकांकों में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। BSE का सेंसेक्स 446.48 अंक फिसलकर 80,832.82 अंक पर और NSE का निफ्टी 233.80 अंक की गिरावट के साथ 24,575.65 अंक पर कारोबार करने लगा। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड टेक, महिंद्रा, HCL टेक, ITC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। अदानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक के शेयरों को फायदा हुआ है। बढ़ती अगली खबर क्या, सीमा लांघते ही फायरिंग से थराए विदेशी राजदूत। बुधवार को वेस्ट बैंक के जोनिन शरणार्थी शिविर का दौरा कर रहे यूरोपीय राजनयिकों को खुद ही जान बचाकर भागना पड़ा जब वे गलती से इजरायली सीमा में प्रवेश कर गए और उस दौरान इजरायली रक्षा बलों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह घटना बुधवार को तब हुई जब लगभग 30 देशों के राजनयिक जेनिन के शरणार्थियों की स्थिति का निरीक्षण करने आए थे। इसी बीच वे अचानक गोलीबारी के बीच फंस गए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में इजरायली सेना एक सैन्य अभियान चला रही थी। हालांकि सभी राजनयिक सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना से एक कूटनीतिक संकट उत्पन्न होने की संभावना है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जेनिन में इजरायली कार्रवाइयों के मानवीय प्रभावों का आकलन करने के लिए दौरा किया था। इसी दौरान क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके कारण राजनयिक और उनके साथ आए सहायता कर्मचारी कुछ समय तक फंसे रहे। बाद में उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी सार्वजनिक हुआ है। बढ़ती अगली खबर क्या, पाकिस्तान पर कहर बनकर बरसा सिंदूर। कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखा इसका जलवा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझ में आ गई। लेकिन अब सिंदूर का जलवा पूरे दुनिया में बिखर रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेस का सिंदूर वाला लुक काफी पसंद किया जा रहा है। ऐश्वर्या राय के माथे का सिंदूर हो या फिर अदिति राव हैदरी के मांग का सिंदूर, कांस फिल्म फेस्टिवल में सिंदूर चर्चा का विषय बन गया। सिंदूर भारतीय सौंदर्य का एक ऐसा आभूषण है जो सुहागिनी की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। सिंदूर सिर्फ सौंदर्य का समान नहीं है। सिंदूर सिर्फ सुहागिनों की मांग का टीका नहीं, बल्कि यह निशानी है नारी शक्ति की। यह जज्बात और एहसास है इस बात का कि नारी की होते हुए उसके सुहाग का कोई बाल तक बांका नहीं कर सकता। कांस फिल्म फेस्टिवल से ऐश्वर्या राय और अदिति राव हैदरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों ने ही तस्वीरों में इंडियन लुक को अपनाया है और दोनों के मांग में सिंदूर भी नजर आ रहा है। दोनों के मांग में सिंदूर पर कांस में मौजूद लोगों की नजरें टिकी रह गई हैं। लोग सिंदूर के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें देखते रहिए मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच